नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनक्रैक नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइकेट्रिक नर्सिंग पार्ट 11। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के टॉपिक में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मेनिया क्या है, मेनिया के सिम्टम्स क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया जैसे कि लिथियम ड्रग थेरेपी क्या होती है, ईसीटी क्या है, कैसे साइड इफेक्ट्स है, इनके क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इस उसके साथ साथ हम और भी चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होती है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इनके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाइल केयरिंग फॉर अ मैनिक पेशेंट द नर्स शुड कीप द यूनिट एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग, चीयरफुल बट नॉट टू स्टिमुलेटिंग, वेरी परमिसिव एंड स्ट्रेस फ्री, एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, एक मैनिक पेशेंट है। इस मैनिक पेशेंट के लिए, अगर आपके पास कोई मैनिक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो एज ए नर्स आप अपनी यूनिट को कैसा रखोगे उस पेशेंट के लिए? उस मैनिक पेशेंट के लिए आप अपनी यूनिट को कैसे रखने वाले हो? एक्टिव रखने वाला हो, चीयरफुल, वेरी परमिसिव, या एक्टिव, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैनिया क्या होता है। तो दोस्तों, मैनिया क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। मैनिया का मतलब होता है मूड एलिवेशन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट का मूड एलिवेशन रहता है और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। शॉर्ट टाइम तक नहीं कि आधे घंटे के लिए अगर किसी का मूड बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहा तो उसको हम मैनिया कह देंगे। हो सकता है 10 दिन रहे, 1 महीना रहे, 4 महीने रहे, 6 महीने रहे। ठीक है, मैनिया का यूजुअली कोर्स जो होता है वो 4 to 6 मंथ्स का होता है। अगर किसी पेशेंट को मैनिया हुआ है तो 4 से 6 महीने तक का उसका साइकिल रह सकता है। उसके बाद उसकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। पर उसके बाद चांसेस है कि उस पेशेंट को वापस से मैनिया हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी मिक्स मूड भी हो सकता है। या तो मैनिया देखने को मिले वापस, या डिप्रेशन, या मिक्स मूड। ठीक है, यानी मैनिया, डिप्रेशन, या मैनिया, या मिक्स, ऐसे वापस फिर मैनिया। तो ऐसे एक साइकिल चलती रहती है। अब सवाल ये आता है कि मैनिया जो है, इसमें पेशेंट की क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैनिया की पेशेंट के अंदर यूजुअली 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एक देखने को मिलता है साइकोमोटर एक्टिविटी, एक देखने को मिलता है मैनिया के पेशेंट की थॉट्स। साइकोमोटर एक्टिविटी में हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो काफ़ी एक्सेसिव प्लानिंग करने लग जाता है। एक मैनिया का पेशेंट जिसका मूड एलिवेट होता है। अब एलिवेशन ऑफ मूड है वो भी अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड हो सकता है, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड हो सकता है कि सीवियर हो सकता है कि वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड है, उसको बोला जाता है यूफेरिया, यूफोरिया, या हाइपोमेनिया। ऐसा पेशेंट जिसको यूफोरिया या हाइपोमेनिया है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। यूफोरिया और हाइपोमेनिया ये एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी एक नॉर्मल कंडीशन है, जो हमें भी होता है। इसमें हमें क्या लगता है? सेंस ऑफ वेलबींग हमें फील होता है। सेंस ऑफ वेलबींग, हाँ, यानी हमें अच्छा फील होता है काफ़ी। जैसे कि आपका एग्जाम था, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, तो आपको एक अच्छा फील होगा। या आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो ब्लड डोनेशन के बाद भी आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, यानी सेंस ऑफ वेलबींग। ये एक नॉर्मल मूड एलिवेशन है, एक काफ़ी माइल्ड मूड एलिवेशन है, जो कि किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है या मुझे भी हो सकता है। उसके अलावा ऐसे लोग क्या रहते हैं? काफ़ी हैप्पी रहते हैं, यानी आपको हैप्पीनेस फील होगी, आप काफ़ी क्रिएटिव फील करोगे अपने आप को। हो सकता है इसमें आपको क्रिएटिविटी जैसा फील हो। ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी, आपके अंदर हैप्पीनेस रहेगी, सेंस ऑफ वेलबींग होगा। ये काफ़ी नॉर्मल मूड एलिवेशन है यूफोरिया, जो कि एक माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड है। फिर यूफोरिया के बाद आता है इलेशन। इलेशन जो है आपका मॉडरेट मूड एलिवेशन है। इसके अंदर आपको क्या देखने मिलेगा? इसके अंदर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इलेशन को हम समझ सकते हैं, इलेशन जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, वो एल्कोहलिक है, उसने अल्कोहल लिया, या कोई पेशेंट होते हैं, कुछ लोग हम देख रहे हैं ड्रग्स लेने के बाद अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमने संजू मूवी देखी थी, संजू मूवी में वो क्या करता है? ड्रग लेता है, फिर वो अपनी एक्टिंग को और कॉन्फिडेंटली कर पाता है, डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह काफ़ी कॉन्फिडेंटली कर पाता है। यानी कि मॉडरेट एलिवेशन मूड के अंदर क्या होता है? उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। हम देखते हैं लोगों की साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, लोगों में कॉन्फिडेंट फील
फील होने लगता है, लोग काफ़ी चीज़ों को एंजॉय करने लग जाते हैं। ये होता है मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड। फिर आता है सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, जिसको बोला जाता है एग्जाल्टेशन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इसमें देखने को मिलेगा साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, पेशेंट काफ़ी खुश फील है, काफ़ी वो हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए कि सलमान खान मेरा जान पहचान का है, ये वो, तो ये एबनॉर्मल चीज़ है। माइल्ड ठीक है, नॉर्मल है, काफ़ी सही चीज़ है। मॉडरेट में क्या हुआ, हो सकता है इसने कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस लिया हो, उस वजह से हो रहा हो, या कुछ और बड़ी इसके साथ अच्छी चीज़ हुई है, उस वजह से वो मॉडरेट एलिवेशन मूड में आ गया हो। सीवियर होना इज़ नॉट नॉर्मल। सीवियर में क्या होगा, आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं डेल्यूजन देखने को मिलता है ग्रैंडियोसिटी का, डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोस आपको देखने को मिल सकता है। फिर आता है वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, इसको बोलते हैं इक्टेसी। तो मूड एलिवेशन के टाइप्स हो गए यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड इक्टेसी। इक्टेसी का मतलब होता है वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड। इसमें पेशेंट को हेलुसिनेशन भी दिख सकते हैं। हेलुसिनेशन मेनिया के केस में दो तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है हेलुसिनेशन की, अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैसा हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, तो ऑडिटरी भी देखने को मिल सकता है और विजुअल भी देखने को मिल सकता है। ऑडिटरी प्लस विजुअल ये किस में देखने को मिलेगा, मेनिया के केसेस में। अगर मैं डेल्यूजन की बात करूं कि कौन सा डेल्यूजन है जो मेनिया के केस में नॉर्मली देखने को मिलेगा, वो मिलेगा ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या ग्रैंडियोस। ये आपको इक्टेसी कंडीशन में भी देखने को मिलेगा और एक्साल्टेशन कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। ये दोनों ही सीवियर एंड वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड है, ठीक है। तो साइकोमोटर एक्टिविटी में हमने देखा पेशेंट एक्सेसिव प्लानिंग करता है, पेशेंट उसको प्लानिंग को सही करने के लिए या उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी ओवर एक्टिव पेशेंट हो जाता है। तो एक्सेसिव प्लानिंग होना, ओवर एक्टिव होना, पेशेंट का हो सकता है एग्रेसिवनेस देखने को मिले, पेशेंट हो सकता है वॉयलेंट हो जाए, पेशेंट क्या करेगा काफ़ी सोशल भी हो जाता है कई बार, यानी सोशल एबिलिटी जो है पेशेंट की वो काफ़ी बढ़ जाती है। पेशेंट जो है वो हाइपर सेक्सुअलिटी की तरफ भी जा सकता है, पेशेंट की सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाए। पेशेंट क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करने लग जाता है, पेशेंट लाउड स्पीकिंग यानी टॉकेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा और काफ़ी चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, काफ़ी लाउड स्पीकिंग भी कर सकता है मेनिया का पेशेंट। ये सब फीचर्स मेनिया के पेशेंट में हमें साइकोमोटर एक्टिविटी को अगर हम जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि काफ़ी ये सब चीज़ें बड़ी भी देखने को मिलती है नॉर्मल ह्यूमन की कंपेरिजन में। अगर पेशेंट है उसकी थॉट्स में देखा जाए तो पेशेंट के अंदर क्या रहेगा, फ्लाइट ऑफ थॉट्स रहेगा, कभी क्या बोलेगा कभी क्या बोलेगा, उसकी बातों में कोई जुड़ाव नहीं रहेगा, लिंक नहीं रहेगा, यानी कि इनकोहेरेंस रहेगा, बिना सिर पैर की बातें भी पेशेंट करेगा, कभी क्या बोलेगा कभी क्या बोलेगा, इनकोहेरेंस देखने को मिल सकता है। पेशेंट के अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है एक मेनिया के पेशेंट में अपने को देखने को मिलेगी। पेशेंट जो है वो कह सकते हैं कि फुलिश इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हो सकता है इसको कोई आके बोले कि भाई तुम इस कंपनी में 10 लाख लगा दो, कल तुम्हें 50 मिल जाएंगे, तो वो किसी और की बात ना मानकर या किसी की भी बात को मानकर उसमें क्या करेगा, उसको एक इन्वेस्टमेंट कर देगा, अपना जो भी पैसा उसमें लगा दिया, उसने सोचा ही नहीं क्या हो रहा है, क्या ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, ठीक है। उसका जो जजमेंट पावर है वो भी हो सकता है काफ़ी लो हो जाए, पुअर जजमेंट हो जाए। पेशेंट इतनी हाइपर एक्टिविटी करने के बाद हो सकता है पेशेंट घर पे बैठे ही ना, खाना खाने का वो सोचे ही ना, वो दिन भर बस कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है, यानी कि उसकी जो डाइट प्लान है, उसका जो वेट गेन है वो हो ही नहीं रहा है। पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, पुअर एपेटाइट हो जाएगी, पेशेंट की कंसंट्रेशन रहेगी नहीं रहेगी, पेशेंट का अटेंशन बढ़ा हुआ रहेगा नहीं रहेगा। पेशेंट क्या करेगा, इतना एलिवेशन ऑफ मूड रहेगा कि वो किसी को भी कुछ भी प्रॉमिस कर देगा। ये सब हमें देखने को मिल गया। अब हम बात करते हैं कि ये डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है। देखो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है पेशेंट अपने आप को काफ़ी रिच, काफ़ी फेमस मानने लगता है, ठीक है, या वो अपने आप को काफ़ी ब्लिसफुल मानने लगता है। वो आपसे मानने लगता है कि मैं कल की अवतार हूँ, क्या हूँ, कल की अवतार, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ, मैं हनुमान जी का अवतार हूँ, मैं खुद एक भगवान हूँ, ये दुनिया मेरे इशारों पे चलती है। मतलब अपने आप को इस टॉप लेवल पे लेकर चला जाता है। इसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये फीचर्स देखने को मिलेंगे अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, ठीक है। इस पेशेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को अगर आप हॉस्पिटल में हो, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम करो या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या कुछ भी बड़े पोस्ट पे आप काम करो, आपके पास ऐसा पेशेंट आपकी यूनिट में आता है, तो आप देखोगे ये मेनिया का पेशेंट है, काफ़ी हाइपर एक्टिव, इससे जितना ज़्यादा चिल्ला कर बात करूँगा ये वापस उतना ही चिल्ला कर बात करेगा, ठीक है। इसको ज़्यादा चहल पहल दिखेगी तो ये भी अपने आप को ओवर एक्टिव करेगा। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, चहल पहल से दूर रखेंगे, यानी एक सिंगल रूम में रखेंगे। उस पेशेंट के पास जो नॉइज़ होगा, नॉइज़ जो होगा काफ़ी कम होगा, ठीक है। जो लाइट्स है
वो कैसे रखेंगे, डिम रखेंगे, ना कि ब्राइट रखेंगे। उससे जब भी आप बात करो यानी टॉक करो तो आप कैसी आवाज़ में करो, एकदम काफ़ी लो टोन में बात करो, क्लियर बात करो, ठीक है। ऐसे पेशेंट से एकदम क्लियर डायरेक्ट मैसेज दो। पेशेंट को लो टोन में बात करो, नॉइज़ उस रूम का कम रखो, पेशेंट को एक सिंगल आइसोलेटेड रूम में रखो, पेशेंट को हर 15 से 20 मिनट में ऑब्जर्व करो, पेशेंट को वेंटिलेट करवाओ कि तुम्हारे मन में क्या फीलिंग है, पेशेंट को लाइक्स और डिसलाइक्स का पता करो। मेनिया का पेशेंट काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या करेंगे, जब सिंगल रूम में रखना है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रखेंगे जिससे वो वायलेंट हो जाए, खुद को नुकसान पहुंचाए या किसी और को नुकसान पहुंचाए। यानी कि किसका ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस देंगे। कैसे प्रिकॉशंस लेंगे, हैजार्डस वायलेंट बिहेवियर ना हो उसके लिए, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट को हटा देना, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, सैनिटाइजर भी नहीं रखेंगे, या उसकी जो विंडोज़ है, विंडोज़ को कैसे रखेंगे, क्लोज रखेंगे, हो सकता है जंप कर जाए, ठीक है। पेशेंट का गेट जो है वो भी बंद रखेंगे। हमारे पास क्या करेंगे, एक स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ रखेंगे हम। स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ रखने का सेंस क्या है, यहाँ पे मेनिया का पेशेंट है, हो सकता है वो हाइपर एक्टिव हो जाए, वॉयलेंट हो जाए, अग्रेसिव हो जाए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि देख तुम एक हो, हम 10 लोग हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को वहाँ पर कमज़ोर मानेगा और शांति से बैठा हुआ रहेगा। और जब भी पेशेंट खाना खाने जाएगा, अब ऐसा पेशेंट मैंने बोला कि लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हाई कैलोरिक डाइट देंगे। हाई कैलोरिक डाइट देंगे उस पेशेंट को। उस पेशेंट को हम बोलेंगे 6 से 8 गिलास यानी 6 to 8 गिलास ऑफ वाटर आप डेली इंटेक कीजिए। पेशेंट जब खाना खाता है तो हो सकता है पेशेंट वो इनअटेंटिव हो, पेशेंट उस चीज़ पे इतना ध्यान ना दे, तो पेशेंट के पास आप बैठें, उनसे बातें करें, ताकि पेशेंट खाना खाते हुए बात करते रहे या बात करते हुए खाना खाए, ताकि वो अपना प्रॉपर एक तरीके से डाइट ले पाए। ऐसे पेशेंट जब आपके वार्ड में एडमिट होता है तो एनवायरनमेंट तो आप चीयरफुल ही रखें, सैड एनवायरनमेंट नहीं रख सकते, आप चीयरफुल एनवायरनमेंट रखिए। बट ऐसे एनवायरनमेंट को आप स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ना रखें, जैसे कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे पेशेंट काफ़ी स्टिमुलेट हो जाए और अपनी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। ऐसा कुछ नहीं करा, जैसे आप उसके सामने किसी को थोड़ा सा मार रहे हो, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा यार ये मार रहा है, तो वो हो सकता है कि वो पेशेंट खुद भी आके उसको और ज़ोर से मार दे। तो यानी स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हम नहीं रखेंगे, चीयरफुल रख सकते हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा है, उसको ऐसा फील नहीं होगा कि वो एनवायरनमेंट से अलग है ऐसा कुछ, ठीक है। यानी चीयरफुल हो सकता है एनवायरनमेंट बट नॉट स्टिमुलेटिंग। ठीक है। अब मैंने जो फीचर्स बताए उसमें एक फीचर और भी रहता है कि पेशेंट को हेलुसिनेशन, जो मैंने बोला ऑडिटरी और विजुअल, ये दो तरह के हो सकते हैं, मूड कॉन्ग्रुएंट और मूड इनकॉन्ग्रुएंट। मूड कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे हेलुसिनेशन, यानी कि उस पेशेंट को कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है जो उसके मूड के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट हो, जो उसके मूड के हिसाब से सेट हो रही हो। जैसे पेशेंट मेनिया का पेशेंट है, उसका मूड काफ़ी एलिवेटेड है, अगर उसको भगवान दिख रहे हैं, वो भगवान की बात कर रहा है और भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्रेजेंट नहीं है एक्चुअल में, उनको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका मूड के अकॉर्डिंग उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। कौन सा हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन है, तो ये मूड कॉन्ग्रुएंट हुआ। अगर मान लो वो पेशेंट बहुत खुश है, वो भगवान की बातें कर रहा है, पर उसको यमराज दिखाई दे रहे हैं जो कि मृत्यु के दूत है, इसका मतलब क्या है, उसके मूड के अकॉर्डिंग नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, यानी इसको बोलेंगे मूड इनकॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन। कौन से हेलुसिनेशन की बात करें, विजुअल। ऐसा ही ऑडिटरी का एग्जाम्पल हम खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेनिया का पूरा हो गया, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है वगैरह वगैरह हमने सब देख लिया। तो एनवायरनमेंट कैसा रखेंगे हम, चीयरफुल बट नॉट स्टिमुलेटिंग, ये इसका आंसर है बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो अभी इसमें एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, लिथियम कार्बोनेट। देखो लिथियम कार्बोनेट क्या होता है। लिथियम कार्बोनेट हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, किसके लिए, मेनिया के लिए। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं। एक पेशेंट जिसको एक्यूट मेनिया हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो, तो एक्यूट मेनिया के तो ट्रीटमेंट में इसको यूज कर सकते हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो उसके प्रोफाइलैक्सिस में यूज कर सकते हैं, यूज इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर जिसमें मूड एलिवेशन और मूड डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन और मेनिया दोनों के साइकिल्स एक साथ आ सकते हैं या एक एक करके आते हैं, तो बाइपोलर डिसऑर्डर अपन कह सकते हैं। इसमें दोनों तरह के मूड हमें देखने को मिलते हैं, कभी पेशेंट मेनिया में है, कभी डिप्रेशन में, ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। और एक्यूट मेनिया है तो उसके तो ट्रीटमेंट में हमारा ड्रग ऑफ चॉइस ये एक तरह से कह सकते हैं हम लिथियम कार्बोनेट रहता है, और अगर बाइपोलर है तो उसमें प्रोफाइलैक्सिस
वे में हम यूज करते हैं लिथियम कार्बोनेट को। लिथियम कार्बोनेट जो है हम लोग ओरली देते हैं। इसका डोज देता है 300 mg या 400 mg। टैबलेट में देते हैं पेशेंट को, BD, TDS, OD, जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब पेशेंट को हम ओरली देते हैं, बट इसका जो एक्सक्रीशन है यानी कि लिथियम जो निकलता है वो निकलता है किडनी से। इसका हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे काम करती है। देखो, लिथियम जो है उसको हम लिखते हैं Li+3। +3 का मतलब ये कैटायन है। सोडियम भी क्या होता है, एक कैटायन होता है। जब आपके बॉडी के अंदर सोडियम का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। अगर आप बॉडी के अंदर लिथियम ले रहे हो जो कि खुद भी एक कैटायन है, तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, अगर लिथियम को रख रही है तो सोडियम को निकाल देगी। ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए सोडियम को जब निकालेगी तो सोडियम किससे निकल जाएगा, यूरिन से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लिथियम जो होती है वो क्या करती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ADH जो होता है, जो कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। डाईयूरेटिक हार्मोन क्या होगा, डाईयूरेटिक हार्मोन वो होता है जो कि डाईयूरेसिस करवाता हो, और एंटी डायूरेटिक क्या होगा, जो कि डायूरेसिस को कम करता हो। अगर किसी पेशेंट के अंदर ADH का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, एंटी डायूरेटिक यानी यूरेसिस कम होगा, पेशाब कम बनेगा, यूरिन आउटपुट कम आएगा। तो ADH क्या करता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज करता है। और लिथियम क्या करता है, ADH के साथ कुछ इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से ADH का लेवल कम हो जाता है और पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाता है, यानी कि पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। और ये कब देखने को मिलेगा, जब लिथियम आप कब ले रहे हो, लॉन्ग टर्म तक ले रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म तक लोगे तो आपको पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। और पॉलीयूरिया हो रहा तो पेशेंट को प्यास ही ज़्यादा लगेगी, यानी कि उस पेशेंट का थर्स्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप लिथियम लोगे तो आपके अंदर डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। अब आपके पास एक पेशेंट है जो कि मेनिया का केस था, आपने उसको लिथियम दे दी 6 महीनों के लिए। 6 महीनों बाद वो आपको आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे तो पेशाब काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, प्यास भी ज़्यादा लग रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसका ADH का लेवल जो है ऊपर नीचे हुआ है लिथियम की वजह से। तो उस कंडीशन में हम या तो क्या करेंगे, डोज रिडक्शन करेंगे, या लिथियम को बंद करने की तरफ जाएंगे, या लिथियम का टॉक्सिसिटी लेवल चेक करेंगे, क्या टॉक्सिसिटी बढ़ तो नहीं गई। ठीक है, दूसरा लिथियम क्या करता है, एक पेशेंट और आया आपके साथ, पॉलीयूरिया वाले पेशेंट के साथ, उसने बोला कि साहब मेरा तो वेट गेन हो रहा है और मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, और ये देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। उस पेशेंट का मैं TSH लेवल चेक करूंगा, ऐसा बोलते TSH लेवल में पता चलेगा TSH का लेवल बढ़ा हुआ है और जो थायराइड T3 एंड T4 है उसका लेवल कम है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, TSH तो होता है बढ़ता है और T3 एंड T4 क्या होता है, कम होता है। और ये भी किस में देखने को मिलता है, लिथियम की लॉन्ग टर्म अगर कोई डोज ले रहा है तो उसमें, या टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें देखने को मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म भी देखने को मिलेगा। तो लिथियम के बारे में हमने ये समझ लिया। अब लिथियम के अंदर क्या होता है कि टॉक्सिसिटी वगैरह जो मैं बात कर रहा हूँ, तो चलो मैं पता कर लेता हूँ कि होता क्या है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब मैं बता रहा था आपको, उसमें इसका एग्जैक्ट क्या है वो पता नहीं, कि एग्जैक्ट ये कैसे काम करता है वो हमें नहीं पता है, वो अभी किताबों में कहीं है नहीं कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या। पर ऐसा मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं लिम्बिक पाथवे वगैरह को अफेक्ट करता है, कैटाकोलामाइन पाथवे जो होता है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, उसको अफेक्ट करता है। ECT का भी सेम ही है, वो भी उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता है, पर उसका भी यही मानते हैं कि ये भी क्या करता है, ECT भी क्या करता है, कैटाकोलामाइन पाथवे को अफेक्ट करता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मेन चीज़ अपने को यहाँ देखने को मिली, ये क्या करता है, सोडियम को रिप्लेस करता है। अगर लिथियम बढ़ेगा तो सोडियम यूरिन के साथ निकल जाएगा, और साथ ही साथ लिथियम क्या कर रहा है, ADH के लेवल को इंटरफेयर करेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, पॉलीयूरिया होगा, पेशेंट की थर्स्ट बढ़ेगी। अगर लॉन्ग टर्म तक लेगा तो उसको डायबिटीज इंसिपिडस होने का चांसेस है, और साथ ही साथ कुछ केसेस के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को भी मिलेगा। ये हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि लिथियम के लेवल क्या होते हैं, नॉर्मल लेवल क्या है, टॉक्सिसिटी लेवल क्या है। देखो, नॉर्मल सीरम लेवल होता है 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टॉक्सिसिटी देखा जाए तो टॉक्सिसिटी हम 3 लेवल पर डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में जो टॉक्सिसिटी लेवल होगा वो होगा 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मॉडरेट में होगा 2.5 to 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और सीवियर में होगा मोर देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हम समझ गए। ठीक है, तो देखो नॉर्मल लेवल है 6 से 12 यानी 0.6 to 1.12। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैसा है 15 से 25 यानी 1.5 से 2.5।
25 से 35 और मोर देन 35। ठीक है, इसको हम पॉइंट में ऐसे याद करने का शॉर्ट तरीका है, 15 से 25, 25 से 35 और मोर देन 35। ठीक है, 15 to 25, 25 to 35, मोर देन 35, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। नॉर्मल लेवल है 6 से 12, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या है कैसे ये हम समझ गए। अब टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट भी तो देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पहला ट्रीटमेंट रहता है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स देना। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स क्या करेगी, लिथियम को निकाल देगी यूरिन के साथ। दूसरा ट्रीटमेंट क्या रहेगा, अगर पेशेंट है उसका जो टॉक्सिसिटी लेवल मैं देखने जाऊँ, अगर वो मान लो टॉक्सिसिटी लेवल 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस से क्या होगा, जो लिथियम का लेवल है वो कम हो जाएगा, ये देखने को मिला है। और लिथियम का एक और क्वेश्चन बनता है, वो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन का, कि लिथियम कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लिथियम आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में और कहीं नहीं। ठीक है, अब ये मैंने एक फोटो डाल रखा है बी फास्ट। बी फास्ट क्या होता है, बी फास्ट हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक प्रोटोकॉल है, एक कोड है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। बी फास्ट का हम यूज़ करते हैं स्ट्रोक के केस में। अगर आप कहीं घर पे बैठे हो या किसी शादी या किसी और प्रोग्राम में गए हुए हो, वहाँ पे ऐसा कोई आदमी देखते हो जिसका एकदम से ही बैठे बैठे या खड़े खड़े बैलेंस बिगड़ने लग जाए, उस पेशेंट को सही तरीके से विजुअल डिस्टर्बेंस आने लग जाए, पेशेंट का एक साइड से जो फेस है वो ड्रॉप होने लग जाए, यानी कि फेशियल ड्रॉपिंग, बैलेंस जो कोऑर्डिनेशन है उसका लॉस हो जाना, चेंजेस इन विजन हो जाना, एक साइड की जो आर्म्स है या लेग्स है या दोनों साइड में उसमें वीकनेस आने लग जाए, पेशेंट की स्पीच स्लर्ड हो जाए, पेशेंट ढंग से बोल नहीं ना पाए, तो उस कंडीशन में हम उसको स्ट्रोक कंसीडर करके सीधा क्या करेंगे, उस पेशेंट को हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेकर जाएंगे या एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, तुरंत ही पेशेंट को शिफ्ट करेंगे विद इन 4 आवर्स। जो भी एंटी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी वगैरह जो भी उसका मैनेजमेंट है, CT स्कैन करना, शुगर बीपी वगैरह सब कुछ चेक करना, ठीक है, एंटीकोगुलेंट देना हो या एंटी हाइपरटेंसिव देना, वो सब वहीं पे शुरू हो जाएगा। ये बी फास्ट याद करना है। बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आई यानी विजन चेंज, बैलेंस यानी लॉस ऑफ बैलेंस, एफ फॉर है फेशियल वीकनेस, ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ फेस, ए फॉर है आर्म वीकनेस, एस फॉर है स्लर्ड स्पीच या स्पीच प्रॉब्लम्स, टी फॉर है टाइम टू कॉल। ये हमें याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। लिथियम के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग should be avoided when the patient is on MAOI, mono amino oxidase inhibitors. Options है कैल्शियम रिच फूड, टायरामिन कंटेनिंग फूड, ग्लूटेन रिच फूड, एलेनिन कंटेनिंग फूड। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका टायरामिन कंटेनिंग फूड। अब टायरामिन क्या होता है, टायरामिन जो होता है वो आपके डाइटरी प्रोडक्ट में मिलता है। डाइटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके चीज़ हो गया, आपके यीस्ट वाले जो आइटम्स होते हैं जैसे कि ब्रेड वगैरह, बेकरी का आइटम, उसके अलावा आपके ये बियर या वाइन्स में भी मिलता है। ऐसी वाइन्स, बियर, चीज़ या यीस्ट जिसमें टायरामिन प्रेजेंट हो, उस पेशेंट को हम बोलेंगे आप मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ना ले। क्यों ना ले, क्योंकि ये आपके अंदर कोज करेगा हाइपरटेंशन क्राइसिस, मतलब एक सीवियर लेवल ऑफ हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन आपके अंदर पैदा करेगा। अब कोई पेशेंट ने उसने बोला कि साहब मैं क्यों ना लूँ, तो हम बोल देंगे आपके अंदर हाइपरटेंशन हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको हेडेक हो सकता है आपको नोजिया हो जाए, ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। वो बोलेगे अगर साहब मैंने खाना खा लिया है, टायरामिन वाला फूड ले लिया तो क्या, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, आप हमारे पास आओ, हम आपको अल्फा ब्लॉकर देंगे। अल्फा ब्लॉकर कौन कौन से देंगे, जैसे फेंटोलामाइन या प्रेजोसिन, ठीक है। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती क्या है, क्वेश्चन ये भी है कि भाई होती क्या है, वो देख क्यों रहे उसको। ये एंटी डिप्रेसेंट है, हमने मेनिया का पढ़ा था अभी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एंटी डिप्रेसेंट से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट होती है। इसका एग्जाम्पल होता है आइसो कार्बोक्साजेड, ठीक है, या फेनालाइजिन भी होता है, आइसोकार्बोक्साजेड भी होता है। ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। इस पेशेंट को बोलते हैं आप टायरामिन वाली चीज़ें ना खाएं। टायरामिन आपको मिलेगा चीज़ में या डेयरी प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, या बियर में या वाइन में मिलेगा। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर अगर आपने खा भी लिया तो आप क्या करोगे, आप आओगे, हम आपको अल्फा ब्लॉक कर देंगे जैसे कि प्रेजोसिन और फेंटोलामाइन, उससे आपकी बीपी कंट्रोल हो जाएगी। समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ऑप्शन है ग्लूटेन रिच डाइट। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन आपको मिलेगा ओट के अंदर, वीट में और बार्ले में। देखो ग्लूटेन रिच डाइट जो है, एक हम कंडीशन पढ़ते हैं सीलियक डिजीज, उसमें हम क्या करते हैं, ग्लूटेन रिच डाइट नहीं देते हैं। सीलियक डिजीज के अंदर हम क्या नहीं देते हैं, ग्लूटेन रिच डाइट नहीं देते हैं। ग्लूटेन क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा, हो सकता है उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा डायरिया हो। तो सीलियक डिजीज वाले जो केस होते हैं उनको हम क्या नहीं देते हैं, ग्लूटेन रिच डाइट नहीं देते हैं। वैसे ग्लूटेन किस में मिलता है, ओट में, वीट में और बार्ले में। बाकी MAO में आप दे सकते हो, ओब्वियसली दे सकते हो। कैल्शियम रिच फूड दे सकते हो। एलानाइन कंटेनिंग फूड क्या होता है, जो प्रोटीन फूड होता है, जैसे कि चिकन, फिश, ये सब क्या होती है, एग्स, ये सब क्या होती है, ये सब क्या होती है आपकी प्रोटीन रिच डाइट, यानी एलेनिन कंटेनिंग फूड होते हैं। तो ग्लूटेन रिच फूड समझ गए, टायरामिन कंटेनिंग फूड समझ गए, कैल्शियम रिच फूड समझ गए, तो हम समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ECT, यही पूछ रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या क्या है, टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन, फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेटेड बोन्स, MI एंड कार्डियक अरेस्ट, फोर्थ है परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ECT क्या होता है। तो सबसे पहले हम ECT को ही देख लेते हैं कि ECT क्या होता है। तो ECT का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो का मतलब है हम क्या करेंगे, करंट देंगे, उस करंट से हम क्या करेंगे, इंडक्शन करेंगे किसका, ग्रैंड मल सीजर का। ग्रैंड मल सीजर यानी जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। और ये ECT हम देते हैं मेनिया के केस में, डिप्रेशन में, यानी कि मूड डिसऑर्डर में। तो ECT में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देकर हम उसके अंदर इंडक्शन कर रहे हैं किसका, कन्वर्जेंस का। उन कन्वर्जेंस का नाम क्या है, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर, यानी कि ऐसा सीजर जिसमें दो फेज होगी, टॉनिक और क्लोनिक। टॉनिक जो है वो काफ़ी शॉर्ट फेज होती है, क्लोनिक जो है हम काफ़ी थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम इसमें इंड्यूस करते हैं। टॉनिक जो होता है वो 10 से 15 सेकंड के लिए रहता है इसमें, ये फेज, और क्लोनिक फेज रहती है 30 to 60 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर के बारे में हम देख लिया। सवाल आ गया कि ECT में कौन सा सीजर्स इंड्यूस करते हैं, तो जनरलाइज या ग्रैंड मल सीजर्स या जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर इंड्यूस करते हैं। अब बात कर रहे हैं करंट दे रहे हैं, तो करंट कितना देंगे, क्या देंगे, इसके लिए एक है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, उसने कुछ क्राइटेरिया दिया कि आपको ऐसा ऐसा करंट देना है, उससे इतने समय तक करंट देना है जिससे आपका ये ECT जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि वोल्टेज कितना रखना है, तो उन्होंने बोला वोल्टेज आपको उतना ही रखना जितना आपका RBS का लेवल है। ठीक है, RBS बिफोर ब्रेकफास्ट अगर मैं RBS करूँ किसी पेशेंट की, वो कितनी आती है, 70 to 110, तो लगभग भी अब इसका वोल्टेज भी इतना ही है, 70 to 120 वोल्ट। वोल्टेज का अगर क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। फिर आता है इसका टाइम का, कितने टाइम तक देंगे, तो APA कहता है टाइम रहेगा आपका 0.7 to 1.5 सेकेंड्स। दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, टाइम पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, इंडिकेशन हमने देख लिया, मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें हम ECT दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि ECT जो है वो कैसे काम करता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये अफेक्ट करती है कैटाकोलामाइन पाथवे को। कहाँ पे, ब्रेन में। कैटाकोलामाइन के अंदर 3 चीज़ें आती है, डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, ये तीनों जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं अपने लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस वगैरह में रहता है। ठीक है, इसका जो पाथवे है, इस पाथवे को अफेक्ट कौन करता है, इस पाथवे में इंटरफेयर करता है ECT, और आपके अंदर क्या पैदा करता है, आपके अंदर मूड जो डिसऑर्डर है उसको सही करता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है ECT। अब सवाल आता है कि ECT की शुरुआत कब हुई, तो ECT की शुरुआत हुई है सर 1938 में। कब शुरुआत हुई है, 1938 में शुरुआत हुई है ECT की। अब ECT की शुरुआत किसने की थी, ECT की शुरुआत की थी आपके सर्लेटी, बीनी एंड सर्लेटी ने। तो बीनी एंड सर्लेटी ने 1938 के अंदर ECT की शुरुआत की थी। ECT में कौन से कन्वर्जन्स हैं, क्या टाइमिंग है, क्या वोल्टेज रखा है, क्या टाइम रखा है। अगर वो पूछ ले कि आपने करंट कितना दिया है, तो करंट हम देते हैं 200 से 1600, 200 to 1600 मिली एम्पियर।
वोल्टेज पूछ ले तो 70 to 120, टाइमिंग पूछ ले तो 0.7 to 1.5। अब आपके पास एक पेशेंट आया है जिसको हमें ECT देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का हिस्ट्री ले सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, सब डायग्नोसिस वगैरह हो गया। अब कंप्लीटली सब कुछ हो गया, डायग्नोसिस हो गया, हिस्ट्री हो गया, एडमिशन हो गया है, पेशेंट के रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हो गए, वायल मार्कर्स हो गए। अब पेशेंट को हमें ECT देना है, तो ECT के लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? एक नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टाफ होगा कैसे प्रिपेयर करेगा उस पेशेंट को? हम अगर मैं क्लोथस की बात करूँ तो क्लोथस कैसे देंगे, लूज़ या टाइट? ऑब्वियसली लूज़ कपड़े देंगे उसको। पेशेंट के कोई डेंचर्स है तो उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पेशेंट को बोलेंगे आप अपने डेंचर्स हटा दीजिए। आपने अगर किसी तरह का कोई चेन, लॉकेट वगैरह जो भी ज्वेलरी पहन रखी है वो हटा दीजिए। पेशेंट के कपड़े कैसे होने चाहिए, लूज़ होने चाहिए। पेशेंट को हम बोलेंगे आप अपना ब्लेडर या बोवल जो है उसको एम्प्टी कर दो। ब्लेडर या बोवल है वो कैसे हो जाए आपके, एम्प्टी हो जाए। पेशेंट से हम कंसेंट ले लेंगे। उसके अलावा पेशेंट को हेड वॉश के लिए बोलेंगे कि आप अपना हेड वॉश कीजिए। अब हम किसी पेशेंट को ECT देंगे तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोड से अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रोड्स को कैसे अप्लाई करेंगे वो बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रोड्स अप्लाई कहाँ करेंगे, हेड पर। तो हेड कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन कैसे करेंगे, दो चीज़ों से कर सकते हैं, या तो नॉर्मल सलाइन 0.9% से उसके हेड को क्लीन कर सकते हैं, या हम 25% सोडा बाई कार्ब जो सॉल्यूशन है उसको ले सकते हैं। आपने 25% सोडा बाई कार्ब सॉल्यूशन लिया हो या नॉर्मल सलाइन 0.9% सॉल्यूशन लिया, उससे उसका हेड अच्छे से हमने क्लीन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेल अप्लाई करेंगे। क्लीन किया, फिर हमने जेल अप्लाई किया। जेल अप्लाई करने के बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोड को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोड्स एप्लीकेशन करेंगे। इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई कर सकते हैं यूनिलेटरल या बाईलेटरल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड एप्लीकेशन आपका जो ECT है वो दो तरह का हो सकता है, यूनिलेटरल ECT और बाईलेटरल ECT। यूनिलेटरल में हम देखेंगे पेशेंट का जो ECT इलेक्ट्रोड है वो एक ही जगह में अप्लाई करेंगे, हेड के एक साइड में अप्लाई करेंगे, हेड के एक साइड में। और एक साइड कौन सी होंगी, नॉन डोमिनेंट साइड। अब नॉन डोमिनेंट साइड कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप राइटी हो तो आपके राइट साइड में ही क्या लगेगा, इलेक्ट्रोड लगेगा। अगर आप लेफ्टी हो तो आपके लेफ्ट साइड में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोड लगेगा। और बाईलेटरल में हम क्या करेंगे, दोनों साइड अप्लाई करेंगे, अप्लाई ऑन बोथ साइड। अब इसकी पोजीशन क्या रहती है, लोकेशन क्या रहती है इलेक्ट्रोड्स की, तो हम देखते हैं कि ट्रेगस ऑफ ईयर और लेटरल कैंथस ऑफ आई के बीच में। यानी ट्रेगस ऑफ ईयर क्या होता है, ये जो पॉइंट है इसको ट्रेगस ऑफ ईयर बोलते हैं। ये क्या है, लेटरल कैंथस ऑफ आई। इन दोनों के बीच में अगर मैं जाऊँ और यहाँ से अगर मैं 2.5 से 4 सेंटीमीटर अबव, यानी कि 1 से 1.5 इंच ऊपर क्या लगाता हूँ, इलेक्ट्रोड अप्लाई करता हूँ। यूनिलेटरल हो या बाईलेटरल हो, दोनों का सेम पोजीशन रहता है। अब साइड इफेक्ट ज़्यादा किस में रहेंगे, साइड इफेक्ट ज़्यादा रहेंगे बाईलेटरल में, यूनिलेटरल में कम रहेंगे साइड इफेक्ट, ये हम समझ गए। अब सवाल आता है कि क्या ECT पेशेंट को आती है सीधा लगा देंगे, हाँ सीधा भी लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ECT। एक होता है इनडायरेक्ट ECT या मॉडिफाइड ECT, इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड ECT। डायरेक्ट ECT में हम क्या करेंगे, पेशेंट को बिना कुछ मेडिकेशन, प्री मेडिकेशन दिया सीधा ECT अप्लाई करेंगे। इससे पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया, हमने इस पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट दिया, एनेस्थेटिक एजेंट दिया, मसल रिलैक्सेंट दिया, पेशेंट को एट्रोपिन दिया, ठीक है। अब एनेस्थेसिया एजेंट कौन सा यूज करते हैं, एनेस्थेसिया एजेंट हम करते हैं थियोपेंटोन सोडियम। अगर सवाल आ जाए कि कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते हैं, तो थियोपेंटोन सोडियम। मसल रिलैक्सेंट की अगर बात करें कि कौन सा मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं, तो मसल रिलैक्सेंट आपका रहेगा इसके अंदर सक्सिनिल कोलिन। कौन सा रहेगा, सक्सिनिल कोलिन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एट्रोपिन क्यों देंगे, तो एट्रोपिन क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को कम करेगा, आपकी जो ओरल सिक्रेशंस है उनको कम करेगा। अब इसको कम करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब भी पेशेंट को ECT दी जाती है, जब भी पेशेंट को क्या दी जाती है, ECT देते हैं तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। अगर मैं आपको करंट दूंगा तो आपकी हार्ट रेट कम क्यों होगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, पाल्पिटेशन होगा। तो उस पाल्पिटेशन को कम करने के लिए, ओरल सिक्रेशंस कम करने के लिए ये देंगे, ताकि पेशेंट को न्यूमोनिया के चांसेस ना हो, ओरल सिक्रेशंस मुंह में ज़्यादा ना रहे, ठीक है, ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ पेशेंट को जब करंट दिया जाता है, टोनिक क्लोनिक सीजर्स पैदा होते हैं, तो पेशेंट के अंदर क्या चांसेस रहते हैं, टंग बाइट का चांस रहता है। तो इसलिए पेशेंट के अंदर हम क्या लगाते हैं, माउथ केक। इस इमेज में आप देख सकते हो, ये देख रहा है माउथ केक, ठीक है। इससे क्या होगा, टंग बाइट ना करेगा, अपने दांत वगैरह ना टूटे,
किसी तरह का ओरल इंजरी ना हो इसके लिए। इसके अलावा पेशेंट को जब हम करंट देंगे तो पेशेंट के अंदर हमें हो सकता है हेडेक देखने को मिले। पेशेंट जब उठेगा उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। पेशेंट जब चलने की कोशिश करेगा तो वो चल पाएगा क्या सीधा? नहीं। अगर मैं आपको ही करंट दे दूँ और बोलूँगा चल खड़ा हो चल, आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। यानी अनस्टेबल आपका गेट रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, पेशेंट को एंजाइटी रहेगी, पेशेंट को पाल्पिटेशन है, पेशेंट को हेडेक है। तो पेशेंट को कुछ एक टेम्परेरी लेवल पर देख सकते हैं मेमोरी इम्पेयरमेंट। क्या देख रहे हैं? मेमोरी इम्पेयरमेंट। मैंने बोला पेशेंट को क्या हो सकता है? नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। हेडेक ही हो रहा है तो नोजिया एंड वोमिटिंग भी रह सकती है पेशेंट को। ये सब क्या होता है? पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ईसीटी के। अगर मैं आपको करंट दूंगा तो आपको ऑब्वियसली सर पे करंट दिया है, हेडेक होगा, एंजाइटी होगी, कन्फ्यूजन होगा। आप उठोगे तो आपके अंदर हो सकता है टेम्परेरी मेमोरी इम्पेयरमेंट देखने को मिले, आप अनस्टेबल गेट, आप सीधा नहीं चल पाओगे, आपके अंदर नोजिया वोमिटिंग जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, आपके अंदर पाल्पिटेशन हो सकता है आप टंग बाइट कर लें। ये सब चीज़ें आप में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब क्वेश्चन आता है कि ईसीटी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसमें आप ईसीटी दे ही नहीं सकते, वो होता है रेज्ड आईसीपी। अगर किसी पेशेंट के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है एक होती है मोनरो कोयलो हाइपोथेसिस। वो कहता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्रेन में सप्लाई होने वाला ब्लड और वहाँ का सीएसएफ, ब्रेन, ब्लड और सीएसएफ। अगर इनमें से जैसे कि नर्वस टिश्यू, ब्रेन में नर्वस टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू में ब्लड सप्लाई में या सीएसएफ के लेवल में अगर किसी तरह की बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो उस कंडीशन में आपका आईसीपी बढ़ता है। अब आईसीपी कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि वो चीज़ कितना बढ़ रही है। मान लो आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपको नहीं मतलब किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, हेमरेज हो गया, ठीक है, आपको हेमरेज हो गया, सॉरी आपको नहीं किसी और को हेमरेज हो गया, किसी और को ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का क्या होगा? आईसीपी बढ़ जाएगा। हाइड्रोसिपिलेस हो गया, आईसीपी बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या नहीं देंगे? आईसीपी नहीं देंगे। एक होता है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब आप सोच सकते हो कि आईसीपी देना है या नहीं देना है। रिलेटिव ईसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट की। रेटिनल डिटैचमेंट में भी आप आईसीपी दे सकते हो। क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है अगर एग्जाम में आए, आपका ब्रेन ट्यूमर, हेमरेज ये लिख दे और रेटिनल डिटैचमेंट भी लिख दे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है कि ईसीटी में यार रेटिनल डिटैचमेंट है, रेटिना ही पूरा अलग हो गया तो मैं उसको ईसीटी क्यों दूंगा? ठीक है, जबकि ये एक रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आप इसमें बाकी चीज़ों को अगर साइड में रखोगे, मेडिकेशन की प्रभाव नहीं आ पड़ रहा है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, ईसीटी देने की रियल में जरूरत है तो हम रेटिनल डिटैचमेंट को इग्नोर करके दे सकते हैं एक बार को, पर उसमें हम कुछ प्रिकॉशंस भी लेंगे। रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, उसमें आप ईसीटी दे सकते हो। एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी आप दे सकते हो, निमोनिया भी आप देख सकते हो। ये क्या होता है? रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। साइड इफेक्ट समझ गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ गए, ईसीटी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ गए, इलेक्ट्रोड्स कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडिफाई समझ गए, करंट वगैरह, लोकेशन पोजीशन सब समझ गए, ठीक है। और नर्सिंग रोल भी हम समझ गए ऑलमोस्ट। तो इसका इमीडिएट साइड इफेक्ट क्या है यहाँ पे? मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन, टेम्पोररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। फ्रैक्चर बोन हमने बात नहीं की, इसकी बात नहीं की और इसकी बात नहीं की। अब पेशेंट जो है उसको हम ईसीटी दे रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या करेगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, तो पेशेंट को हम करते हैं हाइपर ऑक्सीजनेट। हाइपर ऑक्सीजनेट यानी 100% उसको क्या देंगे? O2 देंगे। कैसे देंगे? NRBM लगाकर, नॉन रीब्रीदर मास्क। ये रहा NRBM, इसमें रिजर्वायर है, ये मास्क है, ये ट्यूब है और यहाँ पे सिलेंडर होगा, ठीक है। सिलेंडर से क्या करी? ऑक्सीजन ट्यूब में गई, ट्यूब से यहाँ मास्क में गई, मास्क के हवा में, बैग में गई रिजर्वायर में, रिजर्वायर से वापस मास्क में और यहाँ पे गई। तो एयर जो है उसका अंदर आ रही है पर जाने का रास्ता इजी नहीं है। 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन रहती है पेशेंट को। 100% अगर ऑक्सीजनेट करना हो तो NRBM हम लगाते हैं ईसीटी का। अगर क्वेश्चन आ जाए पेशेंट की ईसीटी हो रही है तो कौन सा ऑक्सीजन मेथड आप यूज करोगे? वेंचुरी मास्क भी आ जाए, NRBM भी आ गया, फेस मास्क भी आ गया, नेजल प्रोंग भी आ गया, तो आप किसको क्लिक करोगे? NRBM, जो कि आपको 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन देगा। अब एक वेंचुरी मास्क की भी हम बात कर लेते हैं। वेंचुरी मास्क को कैसे याद करेंगे? ब्लू, वाइट या रेड ग्रीन। देखो रेड ग्रीन हमेशा साथ आएगी, फिक्स है। तो ब्लू वाइट या रेड ग्रीन।
ब्लू मतलब ब्लू, वाइट मतलब वाइट, या मतलब येलो। ये अपने को याद करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा सीधा सा न्यूमोनिक से, ब्लू वाइट या रेड ग्रीन। तो ब्लू वाइट को कैसे याद करेंगे, 2 4 8 10 12। ब्लू यानी 2 से 4 लीटर पे जिसकी ऑक्सीजन लेवल जाती हो, क्षमता हो, कैपेसिटी हो। वाइट, ब्लू वाइट या रेड येलो, यानी 2 4 8 10, 2 4 8 10 12। ब्लू वाइट या रेड ग्रीन, ब्लू वाइट या रेड ग्रीन, या का मतलब है येलो। 2 4 8 10 12, इसको हम याद कर सकते हैं 2 से 4 लीटर, 4 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर, 12 से 15 लीटर। 15 लीटर मैक्सिमम लेवल है ऑक्सीजन देने का। अब आता है कि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या रहेगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे याद करेंगे, 24 28 35 40 और 60। 24 28 35 40 60 कैसे याद रखेंगे, 24 28 35 40 60। ठीक है, ये अपने को याद रखना है बस। तो इस तरीके से आपका ये वेंचुरी मास्क हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय डिप्रेसिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर सीधा सा हमें पता है, हमने पहले क्लास में पढ़ा है कि एंटीसाइकोटिक कैसे काम करती है, डोपामाइन को ब्लॉक करके। सीधा इसका आंसर ये है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं क्या है। डिप्रेसिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ओपियोइड्स, बारबिचुरेट्स, ये क्या करती है, ये आपके सीएनएस को डिप्रेस करती है, जिससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह में देखने को मिलता है। मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो कि एक्चुअल में एंटी डिप्रेसेंट थी, अभी हमने देखा था कि जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होती है वो एंटी डिप्रेसेंट्स होती है, ना कि एंटीसाइकोटिक। तो आपका ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया। डोपामाइन वाला है, ये सही है। सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन में हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। एंटीसाइकोटिक्स को एंटी सिजोफ्रेनिक भी बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक भी बोलते हैं, एटेरेक्टिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, या मेजर ट्रॉन्क्यूलाइजर्स भी बोल सकते हैं। डोपामाइन का लेवल काफ़ी बड़ा हुआ होता है सिजोफ्रेनिया के केसेस में। अगर सवाल है कि सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसमें किस न्यूरोट्रांसमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो डोपामाइन की देखने को मिलेगी। हम क्या करेंगे, डोपामाइन को कम करेंगे ताकि सिजोफ्रेनिया कम हो। उसके लिए क्या देंगे, एंटी सिजोफ्रेनिक देंगे, उसको हम एंटीसाइकोटिक भी बोलेंगे। तो एंटीसाइकोटिक डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर पे काम करती है, ब्लॉकर का काम करती है, रिसेप्टर पे काम करेगी। क्या काम करेगी, इसको ब्लॉक करेगी। इसकी हमने टाइप देखे थे, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और हमने एटिपिकल में 2 एग्जाम्पल देखे थे। एटिपिकल के 2 एग्जाम्पल देखे थे, ओलेंजेपाइन और क्लोजापाइन। अब क्लोजापाइन में हमने देखा था कि WBC काउंट बढ़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, CBC चेक करते हैं, पेशेंट की CBC चेक करते हैं वीकली। WBC में एक ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है, CBC चेक करते हैं। क्लोजापाइन जो मेडिकेशन है, ये रिफ्रैक्टिव सिजोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, उसमें यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिव सिजोफ्रेनिया वो होता है जिसमें हर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता, उसमें हम क्लोजापाइन देते हैं। ओलेंजेपाइन क्या होता है, ओलेंजेपाइन होता है एक एंटीसाइकोटिक है, ये भी एटिपिकल है। एटिपिकल का मतलब होता है, टिपिकल वो ड्रग्स होती है, टिपिकल यानी काफ़ी पुरानी है, एटिपिकल जो काफ़ी नई बनी है, यानी सेकंड जनरेशन ड्रग्स जो होती है एटिपिकल होती है। इसका एग्जांपल है ओलेंजेपाइन। ओलेंजेपाइन में क्या देखने को मिलता है, वेट गेन देखने को मिलता है पेशेंट का, ठीक है। और ये जो है, ये भी एंटी डिप्रेसेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेलियर एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर्स इज नोन एज। इसके ऑप्शंस हैं रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन एंड डिनाइल। मतलब आप फेल हो गए हो पर आप ब्लेम कर रहे हो दूसरों को। इसका सीधा आंसर क्या होता है, प्रोजेक्शन। डिनाइल का मतलब होता है आप किसी पेनफुल इवेंट को, या आपके पास कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई है, जैसे किसी के लव वन की डेथ हो गई, या कैंसर हो गया, या लव वन की डेथ हो गई, तो उस केस में वो पेशेंट क्या करता है, मना करता है कि साहब हो ही नहीं सकता, डेथ हो ही नहीं सकती, मानता ही नहीं उस चीज़ को, मना करता है शुरू में, उसको बोलता है डिनाइल। फिर होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है आपकी जो सोशली अनएक्सेप्टेबल जो आपकी एक्टिविटी है या आपकी जो ड्राइव है, उसको आपने चैनलाइज कर दिया है, सोशली एक्सेप्टेड वे में,
ताकि लोग उसको एक्सेप्टेड कर पाए, यानी सोशली अनएक्सेप्टेड को एक्सेप्टेड बनाए। यानी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लोग उस चीज़ को बहुत कहते हैं यार तू इतना गुस्सा क्यों करता है। फिर आप एक दिन बॉक्सर बन गए, अब लोग आपसे प्रेम करने लगे, आपके गुस्से को मानने लगे, आप एक स्पोर्ट्समैन बन गए, ठीक है। तो अब आपकी इज्जत होने लगी उसी गुस्से की वजह से। यानी आप सोशली अनएक्सेप्टेड वे था पहले एंगर करना, अब आप स्पोर्ट्समैन हो, अब आप एंगर करते हो तो वो सोशली एक्सेप्टेबल है। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये पॉजिटिव चीज़ है। डिनाइल का मतलब समझ गए, आपके साथ काफ़ी पेनफुल या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई, आप उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं डिनाइल, ठीक है। अब होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रेशन का मतलब होता है अनकॉन्शियस फॉरगेटफुलनेस। देखो अनकॉन्शियस, अब इसमें हम देखेंगे रिप्रेशन और सप्रेशन क्या होता है, एक बार उसको देख लेते हैं। एक होता है सप्रेशन, एक होता है रिप्रेशन। देखो सप्रेशन का मतलब क्या है? सप्रेशन का मतलब है कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा चल रहा है या फाइट चल रही है, गर्लफ्रेंड के साथ फाइट है, ठीक है। अब आप 3 दिन से उससे लड़ रहे हो, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ फाइट है, आप 3 दिन से लड़ रहे हो, या आपका कुछ और इश्यू है उसकी वजह से आप परेशान हो। अब आपके आगे एग्ज़ाम्स, तो आप क्या करोगे? इस इश्यू को लेकर बेटर होगा, एग्ज़ाम पे फोकस करोगे? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे। तो हमने कॉन्शियसली क्या किया? चीज़ों को भूल गए, ताकि आपका जो गोल है उसको पूरा करा, आपने उस चीज़ की एंजाइटी को हटा दिया कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, मैं तो पढ़ूंगा। ये होता है सप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है कि आपने अनकॉन्शियसली किसी चीज़ को भूल गए, आप अनकॉन्शियस फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे आपके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ हो, किसी के साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे हुआ है कि आप जो हो, आप जैसे आपको एक लड़का है या एक लड़की है, उसके साथ बचपन में क्या हुआ है? उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है। क्या हुआ है? सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है, ठीक है। सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है बचपन में। अब वो क्या हुआ है, जैसे जैसे एज बढ़ी वो भूल गया, उसको याद ही नहीं है कि भाई सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ था, या उसको पूरी तरीके से याद नहीं है कि क्या चीज़ हुई थी। अब उस चीज़ों को भूल गया है, वो आगे बढ़ गया, वो अपनी पढ़ाई वगैरह फोकस करने लग गया है। पर आज भी क्या होता है, कहीं ना कहीं वो किसी और के साथ फिजिकल इंटीमेट होने से डरता है, उसको फियर रहता है कि यार मैं फिजिकल इंटीमेट हूँ ना हूँ। उसको वो चीज़ें कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में वो चीज़ें उसके इमोशंस को और बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। उसको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि वो किस वजह से हो रहा है। जैसे कि एक लड़का और है, ये दूसरा एग्जाम्पल क्या, एक लड़का है जो कि स्कूल में पढ़ता है। अब वो थोड़ा क्या है कि जब भी बोलता है तो वो थोड़ा अपनी उसकी जो स्पीच है वो हेजिटेशन रखता है, वो बोल नहीं पाता है, हकलाता है वो जो स्टूडेंट है वो हकलाता है, और ठीक है वो क्लियरली नहीं बोल पाता। लोग उसका करते हैं मजाक उड़ाते हैं, एम्बेरस करते हैं उसको, ठीक है। अब वो कॉलेज में चला गया, जॉब लग गई, वो बड़ा हो गया। अब उसको ये चीज़ें याद नहीं है कि स्कूल में उसको एम्बेरसमेंट फील होता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। फिर कहीं ना कहीं आज भी वो कैसा होता है, इंट्रोवर्ट होता है, वो नहीं बोल पाता लोगों के सामने। तो इसको ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वो इंट्रोवर्ट क्यों है, या वो लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पा रहा है उसको नहीं पता होता है। पर एक्चुअल में किस वजह से हुआ, कहीं ना कहीं उसको स्कूल में जो एम्बेरसमेंट हुआ, उसने अनकॉन्शियसली, हो सकता है वो भूल गया उस चीज़ को, उसको याद नहीं है कि स्कूल में ऐसा ऐसा होता था, उसकी वजह से उसका बिहेवियर आज ऐसा हो गया है। तो ये होता है रिप्रेशन। और प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपने उसको क्या किया, उसको किसी और पे ब्लेम डाल दिया कि इट्स नॉट मी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है इट्स नॉट मी, इट्स यू, कि मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हर चीज़ में कुछ भी होता है आप किसी और पे ब्लेम डाल देते हो कि यार तुम्हारी वजह से ही हुआ है। आप अपने आप को इनएडुकेट फील करते हो तो आप बोलोगे अपने पार्टनर को या पापा को, आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, आपने मुझ पर ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो उस स्कूल में जाता था, आपने मुझे उसी स्कूल में नहीं डाला, इसलिए मेरी जॉब नहीं लगी। तो आप किसी और को ब्लेम करते हो, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की अपनी लास्ट क्वेश्चन यही था, और अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद।